तो आज प्रभु चावला जिस वक्त हमारे साथ मौजूद, सात समंदर पार से मौजूद है। देखिए कितना खुश है, प्रसन्न है, अच्छा है कि देश की इतनी गर्मी से वो दूर है। गर्मी के लिए वापस आ रहा हूँ। वापस आ रहा है। इस दौरान इस हफ्ते के अंदर जो सबसे बड़ी खबर हुई है वो दरअसल खबर ये है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना नेतृत्व परिवर्तन किया है। वहां सिद्धरमैया की जगह डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बन गए हैं। ये दोनों चीजें कह सकते हैं। एक तरीके से डीके शिवकुमार ही अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो सवाल इस बात को लेकर यह है कि पहले केरला, उसके बाद कर्नाटक और उसके पहले तमिलनाडु के अंदर डीएमके का साथ छोड़ के टीवीके के साथ जाना। क्या कांग्रेस पार्टी अब अपने आप को नए सिरे से तैयार कर रही है और क्या राहुल गांधी एक नए नेता के तौर पर अपने आप को खुद कांग्रेस पार्टी के बाहर आलाकमान के तौर पर स्थापित कर रहे हैं? राहुल गांधी के बारे में तो कहा जाता तो फैसले ही नहीं कर पाते, टेम्पररी पॉलिटिक्स करते हैं। अब ऐसा लगता है फुल टाइम जुड़ गए हैं। आशुतोष वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अगर हम इसको मान लें कि कंसिस्टेंसी है राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में, तो लगता है कि उनको लगता है फैसला करना चाहिए। नहीं तो साउथ में भी अभी जो बचा हुआ है उनको कांग्रेस पार्टी, क्योंकि तमिलनाडु में पहली बार कांग्रेस का मंत्री बना 60 साल के बाद। तो अगर आप कहें कि साउथ के अंदर कांग्रेस वापस आ रही है धीरे धीरे, नॉर्थ में बीजेपी ने लगभग समाप्त कर दिया है, ईस्ट में बिल्कुल सब उनका टुकड़ा साफ कर दिया गया है। तो कांग्रेस को अपने आप को बचाना है तो साउथ के माध्यम से ही आ सकते हैं। और साउथ में उनके पास लीडर हैं। तो लगता है कि राहुल गांधी को ये समझ में आ गया कि राजनीति के अंदर धुरंधर चाहिए हमारे। कांग्रेस के जो धुरंधर थे, जैसे हेमंत बिस्वा थे या दूसरे कह सकते हैं आप अपने शुभेंदु अधिकारी थे, वो धुरंधर माने जाते थे। अब मेरे को लगता है शिव कुमार जो है साउथ के कांग्रेस के हेमंत बिस्वा हैं। एग्रेशन है एकदम, उनके पास साधन भी हैं, हर तरह के साधन हैं, बाहुबल भी है, सब कुछ है, जेल में भी रह करके आए हैं। तो राहुल को समझ में आ गया कि ऐसे व्यक्ति चाहिए कांग्रेस के अंदर, जैसे राजा वॉरिंग को खड़ा किया बीच में पंजाब के अंदर। तो लॉयलिस्ट जो आ रहे हैं धीरे धीरे, वो तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर 2028 में चुनाव है। ऐसा लगता है कि जो इनका अंडरस्टैंडिंग था कि 2.5 साल के अंदर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो 3 साल के हो गया, तो 6 महीने आगे निकल गए। परंतु सिद्धरमैया को भी निकालना आसान काम नहीं था। सिद्धरमैया को निकालने के लिए भी, क्योंकि ये बड़े नेता हैं, देवराज अरस के बाद एक पहला बैकवर्ड नेता है जो उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। 9 साल मुख्यमंत्री रहे, एक टर्म ने पूरी की। तो सिद्धरमैया को निकाल करके किसी को रिप्लेस करने के लिए राहुल गांधी ने जिस तरह से शांति से काम किया, मेरे को लगता है कि उन्होंने हट के अपने आप को सिद्धरमैया को बना लिया। इसलिए बनाया कि साउथ के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर रिवाइव हो जाती है, जैसे तमिलनाडु में 5 एमएलए के बाद 2 मिनिस्टर बना दिए गए, आंध्रा में आपकी सरकार है, केरला में आपकी सरकार है, पुदुचेरी में नहीं बनी, दूसरी बात है, वो भी कांग्रेस छोड़ के गए या एडीएम के छोड़ के वहां के लोग बैठे हुए हैं। तो राहुल गांधी को आप कह सकते हैं कि फैसला तो लिया है उन्होंने, परंतु कंसिस्टेंट ही कर पाएंगे कि आगे नहीं कर पाएंगे। परंतु कर्नाटक एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि राहुल गांधी को लगता है अगर मेरे को कुछ करना है तो मेरे को भी लीडर खड़े करने पड़ेंगे जिनके पास बैकग्राउंड भी है। ये दर्शाता है कि राहुल गांधी लड़ाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कम से कम बीजेपी के सामने ऐसे नेता ला रहे हैं जिनके पास सब कुछ ताम दाम दंड भेद जो बीजेपी की पॉलिसी है, उस तरह के नेता वो भी ढूंढ रहे हैं। प्रभु एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसके पहले उन्होंने अपने चहेते केसी वेणुगोपाल की जगह उन्होंने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया। वो भी रिलेटिवली यंग है, पढ़े लिखे हैं और सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और सारी कम्युनिटी के लोगों की पसंद है। तो एक नए तरीके के लोगों का चयन जो राहुल गांधी कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कर रही है, केरल में सतीशन, तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी और यहाँ पे डीके शिवकुमार, क्या ये जो ट्रॉयका है ये कांग्रेस पार्टी को आगे पुश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बात आपकी ठीक। सतीशन भी जो है 6 बार एमएलए रहे हैं, वहां पर सबसे पॉपुलर नेता रहे हैं, मिनिस्टर भी काफी सीनियर रहे हैं, जबकि 2 लोग बड़े पावरफुल नेता वहां पर थे। कि जहाँ पर जो अपने वेणुगोपाल अपने आप कैंडिडेट को बनाया वो भी बड़े पॉपुलर इन किस्म से है कि दिल्ली में तो पॉपुलर है, वहां है कि नहीं पता नहीं, परंतु वो भी एमएलए भी रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, तो वो भी पॉपुलर हैं। परंतु वहां पर लगता है कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो सारे के सारे वहां पर मैन जो लोग हैं जिनको नायर कहते हैं, नायर कमेटी से लेकर के आते हैं, परंतु सदी से यंग है, 60 साल के करीब उम्र की है। तो आपने बात है ट्रायका जो खड़ा किया इन्होंने, रेडी अपर कास्ट वहां पर अंदर तेलंगाना के अंदर हो गए। आपके वोकालिका जो बहुत पावरफुल सेक्शन है वो वहां पर कर्नाटक के अंदर। तो सोशल इंजीनियरिंग अगर आप करेंगे तो मेरे को लगता है इंदिरा गांधी का सर्कल वापस आया जब बीजेपी सब जगह जीत रही है। वेस्ट बंगाल में जीत गई है, परंतु वहां साउथ के अंदर नहीं जीत पा रही है, वहां पर सरकार नहीं बना पा रही है। तमिलनाडु के अंदर उनके एमएलए भी नहीं आए, केरला के अंदर 3 आ गए जो पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा है, परंतु जिस तरह से वहां पर प्रचार कर रहे थे ऐसा लगता है कि वो सरकार बना लेंगे। परंतु राहुल को देखना होगा, कोई एजेंडा उनके पास नहीं है, नेता तो खड़े कर दिया। प्रॉब्लम है नारा
नहीं है, नेता तो आपके पास हो गए। राहुल गांधी कंसिस्टेंट नहीं रहते, एलिगेशन लगाते रहते हैं, कई बार प्रूव होते नहीं होते। परंतु मैंने पहले ही शुरू से मेरा मेंटेनेंस है, अगर इंडिया के अंदर कोई ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी है तो कांग्रेस है। वो आइडियोलॉजी नहीं है, पर कांग्रेस का वर्कर हर गांव में मिल जाए आपको। तो जहां भी रीजनल पार्टी जो खत्म होंगी धीरे धीरे, वो बीजेपी अपने लिए कर रही है। अल्टीमेटली बीजेपी रीजनल पार्टीज को खत्म करके कांग्रेस को एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए तैयारी कर रही है। रीजनल पार्टी हट जाएंगी तो वहां पर कांग्रेस तो है ही, 150 साल की पार्टी, 140 साल की पार्टी है। तो जहां जहां रीजनल पार्टी खत्म होंगी वहां पर दूसरा ऑल्टरनेटिव जो है कांग्रेस ही है। तो राहुल को ये समझ आ गया शायद, चलो भाई रीजनल पार्टी की शिवसेना का खत्म होती जैसे चल रही है बात, मैं देख रहा हूँ कि डीएमके के लोग सपोर्ट करेंगे, शिवसेना का छोड़ करके बीजेपी पे आएंगे, बीजेपी वाले लोग कोशिश करें कि अपनी मेजोरिटी हो जाए, 240 की जगह 278 हो जाए। तो रीजनल पार्टी जैसे ही मर्ज करेंगी तो क्या होगा उसका असर यही होगा कि अल्टरनेटिव कौन है, कांग्रेस है। प्रभु एक सवाल यहाँ पे बनता है जो बात आपने कही है, क्योंकि इस तरीके की भी खबरें आ रही है कि दरअसल आंध्र प्रदेश के अंदर जगनमोहन रेड्डी को भी अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है। आपको इसमें कुछ दम लगता है? कांग्रेस में हो क्या रहा है, शुरू से एक बार बात चल रही थी, सारे जितने भी कांग्रेस हैं पुराने नेता जो है, अशोक गहलोत जैसे लोग हैं, ये कोशिश कर रहे थे जितने पुराने कांग्रेस के लोग छोड़ करके गए उनको वापस किसी से लाया जाए, जिनको बीजेपी ने तंग किया या उनके लोगों को तंग किया, ईडी रेड कराई है, सीबी में किया है। पहले ऐसा लगता था ये सब मान जाएंगे, अब जैसे चंद्रबाबू नायडू चला गया उनके साथ, वो कब जाएंगे कब छोड़ देंगे ये दूसरी बात है। परंतु अभी जगन रेड्डी और उनकी बहन वहां पर कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन गई है, वहां पर आपको ऐसे पता होगा आंध्र प्रदेश के अंदर। तो जगन मोहन रेड्डी आएंगे कि नहीं आएंगे इसका उनमें कोई डाउट है, पर उनकी बहन के अंदर काफी फायरी है, वो भी इलेक्शन भी लड़ा था उन्होंने, जो वहां पर खड़े कोशिश की थी। तो ये कोशिश हो रही है कि जितने भी कांग्रेस बची हुई है जहां पर तोड़ के कांग्रेस, क्योंकि जितनी भी रीजनल पार्टी मोस्टली जो है वो कांग्रेस की तरफ से, उनका डीएनए तो कांग्रेस का है, वहां से छोड़ के उसके लिए वापस आ सकते हैं। परंतु मैंने जैसे शुरू में कहा कि राहुल गांधी को लगा कि जो बची गई है पार्टी, वो वही पार्टी बची है जो कांग्रेस में रहने वाले लोग हैं, छोड़ के नहीं जाएंगे जा करके। तो कांग्रेस अपनी एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप तो खड़ा कर रही है, इसलिए लगता है कि जैसे सतीश ने आपने देखा नया चेहरा लेकर के आया, डीके कुमार को पहली बार लेकर के आए, रेवंत रेड्डी को लेकर के आए, इसी तरह से आपने राजा वारिंग पंजाब के अंदर जाके खड़ा किया। तो इस तरह से नए लीडर को खड़ा करके कोशिश की जा रही है कांग्रेस की कि जैसे जैसे रीजनल पार्टी वीक होंगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी कई बार रीजनल पार्टी के साथ ज्यादा बार्गेनिंग करती है। तो मेरे को समझ में आता है उसके पीछे ये होता था कि रीजनल पार्टी बीजेपी की लड़ने के लिए सक्षम नहीं है अकेले अपने आप में। इस बीच में जो आपने जिस तरीके क्षेत्रीय नेताओं के बारे में बातचीत की है, एक बड़ी दिलचस्प बात देखने में कि जो ममता बनर्जी चुनाव के पहले बहुत पावरफुल नजर आ रही थी, अचानक ऐसा लग रहा है जैसे उनकी पार्टी बिखरती हुई सी दिखाई पड़ रही। उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि कुछ दिनों के अंदर तो तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी। बड़े पैमाने पर लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या वो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, चाहे वो बड़े संख्या में काउंसलर हो, लोकल उनके लीडर्स हो, या फिर उनके जो प्रवक्ता है वो सब छोड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ममता बनर्जी इस ऑनस्लॉट को बर्दाश्त कर पाएंगी, झेल पाएंगी? उड़ीसा में भी देखिए आप, बीजेडी का भी एक एमपी छोड़ के गए, 35 साल से उनको नवीन पटनायक ने कई लोगों को प्रमोट किया, उसमें से कई लोग छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि जब अपोजिशन में आपको लगता है कि आपका नेता जो है अभी दोबारा चुनाव जीत सकता है कि नहीं जीत सकता, तो ममता बनर्जी की बात उठा रहे हैं। उनको लगता है जो लोग उन्होंने लिए थे, अब 15 साल उन्होंने राज किया, उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, पिछले साल कई लोगों के 1 दर्जन से ज्यादा मिनिस्टर पकड़े गए थे, अब भी जितने एमपी के हैं उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, गुंडागर्दी के चार्जेस हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए शायद वो बीजेपी जो जाकर ज्वाइन करेंगे और वहां पर कोशिश भी करेंगे कि जिस तरह का अग्रेसिव एजेंडा हिंदुत्व का, मस्जिद, वो जो आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़कों के ऊपर, तो एक जिस तरह का डोमिनेंस किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, सत्ता का प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे डर करके भी फियर का साइकिल से लोग छोड़ के जाने वाले हैं। अब जब चुनाव आएगा तब क्या होगा उसकी दूसरी बात है। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है कि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उनको तोड़ो, जहां पर कांग्रेस मजबूत नहीं है, कि रीजनल पार्टी की वजह से कांग्रेस वहां हारी। अगर रीजनल पार्टी को आप हड़प लेंगे तो आपके पास सरकार बन गई, फिर आपकी डायरेक्ट कांग्रेस पर टिकट झगड़ा हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के ऊपर प्रेशर ये है कि तृणमूल कांग्रेस ही चैलेंज कर सकती है बीजेपी को आने वाले समय के अंदर। तो इसलिए टीएमसी को कमजोर करना जरूरी है। अभी जीत गए हैं 207 से 208 सीटें जीत गए हैं, और जितनी सीटें जीते क्वेश्चन मार्क भी लग सकते हैं, परंतु जीत तो हुई है उनकी, करना पड़ेगा। तो आपका कहना ये कि रीजनल पार्टीज को सबसे बड़ा थ्रेट बीजेपी को है, कांग्रेस का सत्ता खत्म हो गया, क्योंकि वो कहीं रूलिंग पार्टी है नहीं नॉर्थ के अंदर, तो क्या थ्रेट होगा? ममता मतलब संभाल पाएंगे अपनी पार्टी को? कि इस वक्त खतरा तो यह है कि ममता की पार्टी ना बिखर जाए।
नहीं, ममता अकेले लड़ने वाली है, वो लड़ सकती है, परंतु उसको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा कि बिना कांग्रेस के, आप बिना विरोधी दलों को साथ लेकर के नहीं चल सकती। अब डीएमके के लोग उनके साथ खड़े हैं, डीएमके के लोगों को मद्रास से कोलकाता में लेना क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए एक मॉरल सपोर्ट हो सकती है, परंतु अगर उनको वहां पर काडर सपोर्ट चाहिए, वर्कर सपोर्ट चाहिए, नेता सपोर्ट चाहिए, लीगल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए तो कांग्रेस के पास सब कुछ है। कांग्रेस के पास अभी भी ब्रेन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिक्स है, लड़ाई करने का तरीका। सड़क पर तो ममता उतरेगी, ममता डरने वाली नहीं है किसी से, ना पहले डरिए ना आप डरिए। परंतु उनके साथ कितने लोग अल्टीमेटली रहते हैं, 80 एमएलए उनके हैं, उसके बाद कितने छोड़ के जाते हैं ये पता नहीं है। परंतु ममता के ऊपर अटैक चालू रहेगा, उसको डिफेंसिव पे रखा जाएगा, ताकि बीजेपी की अपनी कल्चरल डोमिनेशन वहां पर है, जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स को इम्प्रूव करना है, जिसके माध्यम से वो अपने आप को एक, जिस तरह गुजरात बनाना है उनको, या जिस तरह से उनको मध्य प्रदेश बनाना है, उसी तरह का मॉडल वो वेस्ट बंगाल में लागू करेंगे, ताकि आने वाले समय में कोई भी पार्टी वहां पर खड़ी नहीं हो। पर प्रभु ये बताइए कि नॉर्थ इंडिया में जब तक कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी, तब तक वो कैसे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगी? हालांकि अभी भी उनके पास 22% वोट है, 100 के आसपास उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और बीजेपी का वोट शेयर नेशनली 36% का है। कांग्रेस अगर मान लीजिए 7-8% अगर इंप्रूव कर ले तो उसकी स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया उसके लिए बहुत दिक्कत है। लेकिन यूपी बिहार वो इलाके हैं जहां दरअसल वो पूरी तरीके से गायब है, और वहां खड़ी हो पाएगी ऐसी भी उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सवाल ये कि यूपी के अंदर भी मायावती तो ऑलमोस्ट जीरो है। आपकी बात ये कि मध्य प्रदेश में पिछली बार 3 इलेक्शन जीते थे ना, जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ में जीते, राजस्थान भी जीते थे, उसके बाद डिफेक्शन थे, सरकार गिरा दी गई, दूसरी बार सरकार जीत गए थे, इलेक्शन में जीत गए। तो वहां पर मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अपना राजस्थान, वहां पर तीनों में जब भी चुनाव होगा बीजेपी के लिए, वहां पर जीतना इतना आसान नहीं होगा दोबारा से, क्योंकि वहां के लीडरशिप साईं साहब हैं, छत्तीसगढ़ के शरीफ आदमी हैं, अच्छे ईमानदार हैं, परंतु बघेल के सामने वो उतने धुरंधर नहीं है। बघेल लड़ाकू लड़ने के लिए तैयार रहते हैं सड़क के ऊपर। अगर आप डाल के मध्य प्रदेश जाए, मोहन यादव नए लोग आए, पहली बार आए हैं, तो वहाँ जीतू पटवारी सड़क के ऊपर घूम रहा, सड़क के ऊपर। इसी से राजस्थान अंदर सचिन पायलट को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? हालांकि उसे पहली बार आपको जिताई दिया था पार्टी को, उसके बाद राजस्थान की सरकार भी बनी थी। तो मेरे को लगता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए अभी भी एक ब्राइट स्पॉट्स हैं। अगर वो तीनों दोबारा से जीत सकते हैं तो कांग्रेस वापस रेकनिंग में 2029 से पहले आ जाएगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है, 3 जो सबसे बड़े स्टालवर्ड्स थे, दिल्ली में केजरीवाल हार गए, बंगाल में ममता बनर्जी हार गई, तमिलनाडु के अंदर स्टालिन हार गए, अब कोई ये नहीं कह सकता कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे में क्या इन क्षेत्रीय दलों के अंदर इतनी अकल आएगी कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके एक इंडिया गठबंधन को मजबूत करें, जिसके बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि भाई जून के पहले हफ्ते में हम मीटिंग करेंगे उसकी? क्या ये अब गंभीरता के साथ अपोजिशन की यूनिटी का दौर शुरू हो पाएगा और विपक्ष वाकई में गंभीरता के साथ करेगा उसको? भाई नहीं करेंगे, डिवाइडेड दे फॉल, आपस में मिलेंगे नहीं तब तक गिरतेंगे। इनको एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है। अगर बीजेपी के साथ जेन्युइन लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल अगर आपकी लड़ाई है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम ये हैं, तो आप सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कांग्रेस को भी करना पड़ेगा, रीजनल पार्टी को भी करना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी सरवाइव करेगी, आप नहीं करेंगे। कि धीरे धीरे रीजनल पार्टी खत्म होती चली जा रही है सारे देश के अंदर, सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर सरवाइव करी, पर वहां कांग्रेस अभी भी है, वहां पर बीजेपी है। बीजेपी ने अभी जीती वहां पर सीटें जाकर, पर वैली में जितना कोशिश की उन्होंने, डिफेक्शन कराया था, कुछ कराया, नहीं कर पाया कुछ भी वहां पर जाकर। परंतु रीजनल पार्टी को ये मान लेना कि जैसे कांग्रेस पार्टी सेंटर में बिहेव करती है बिग ब्रदर, रीजनल पार्टी बिग ब्रदर रीजनल पार्टी करती है, वो सब छोड़ना पड़ेगा, मिलकर लड़ना है। दिल्ली के अंदर बीजेपी देखो आई गई ना, किसी को उम्मीद नहीं थी, एकदम आ गई, 2 सीटों से 3 सीटों से आपने जाकर के उनको 48 सीटें दे दी। तो रीजनल पार्टी के अपने हित में है, अगर बीजेपी से लड़ाई करनी है तो आपको गिव एंड टेक की पॉलिसी करनी पड़ेगी, नहीं तो यू विल आल्सो पेरिश। क्या बीजेपी और आरएसएस की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी और रणनीति के तौर पर भी, क्या उनकी कोशिश ये होगी कि देश के स्तर पर 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हों, ये क्षेत्रीय पार्टियां सारी खत्म हो जाए? क्या वो इस रणनीति पे काम कर रही हैं? नहीं, मैंने शुरू में कहा ना, बाय डिफॉल्ट ये हो रहा है उनका। ये नहीं हो तो चाहेंगे कि सारे देश के अंदर रीजनल पार्टी जो भी खड़ी हुई है, उनको लगता है कि जैसे वेस्ट बंगाल, वहां कैसे जीत गए, वहां पर उनको लगा कि रीजनल पार्टी अपीजमेंट जो है, मुस्लिम अपीजमेंट करके उनको प्रमोट करके, कि उन्होंने पिछले 10 साल से ऐसा प्रोपेगेंडा किया, ऐसा नैरेटिव खड़ा किया, जो वहां के बंगाली लोग जो हैं, जो मानते हैं अपने आप को भद्र लोग हैं, वो भी विश्वास करने लगे यहाँ पर जो है माइनॉरिटी अपीजमेंट हो रहा है। तो एक एटमॉस्फेयर बना दिया उन्होंने,
तो पर कांग्रेस वहां पर चुप रही है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी जो भी किए नेशनलिज्म उनके अंदर थोड़ा सा तो है बचा हुआ। हालांकि अपीजमेंट उन्होंने भी किया, सब किया, पर अल्टीमेटली वो उनका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है इंडिया को लेकर के आगे चलते हैं, बीजेपी से थोड़ा कम है पर है उनके अंदर। तो मेरे को लगता है जो आपका आईडी कह रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी, ये मान के जो सारे देश के अंदर दो पार्टियां सिस्टम हो, मैंने पहले आपसे कहा बाय डिफॉल्ट रीजनल पार्टीज अपने आप खत्म होते आ रही हैं, क्योंकि बाई एंड लार्ज उनकी आइडियोलॉजिकल रूटिंग नहीं है कोई भी। परंतु दो पार्टी की तरफ बढ़ना ये बीजेपी जरूर चाहेगी। उससे ये कि कांग्रेस को हराना आसान है, रीजनल पार्टीज को हराना कई बार मुश्किल होता है, परंतु रीजनल पार्टीज की वीकनेस को देखते हुए उनको तोड़फोड़ करना उनके लिए आसान है। आपको राहुल, एक नए राहुल गांधी इमर्ज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इन जो तीनों राज्यों में जो इस तरीके से उन्होंने बदलाव किया है? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी उनके जो आइडियोलॉजिकल क्लियरेंसेस नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह की बातें करते हैं वो कोई दरिजन है सेक्रेटरी, कोई दलित सेक्रेटरी है कि नहीं है, कोई जज नहीं है, वो उस तरह की बातें करते हैं। एक बड़ी पिक्चर देने की अभी कैपेसिटी उनकी मेरे सामने नहीं आ रही, वो अपने आप को पेश करने में अभी तक खड़े नहीं हुए। तो ये तो एक तो बोलते बहुत है, वो बड़े नेता जब भी बनता है थोड़ा बोलना चाहिए, और एक ही मुद्दे को लेकर चल देते हैं। उनको ये है हमें आगे अब डिसीजन लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर थोड़ी विदेश यात्रा अपनी कम कर दें, अगर बंद कर दें, जो उनका अपना तरीका है, मैं उनके ऊपर जाना नहीं चाहता। अब सबको लेकर, क्योंकि पुराने लोग जो थे ओल्ड वर्ड से न्यू वाली बात खत्म की, ओल्ड सारे चले गए, जो ऑपोजिट थे वो भी चले गए। तो अब कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल कांग्रेस है। अब उनको इंदिरा गांधी या नेहरू की तरह कोई ना कोई बड़ा स्लोगन देना पड़ेगा, जो ऑल इंक्लूसिव स्लोगन हो, जो नेगेटिव स्लोगन नहीं हो। अभी तक वो नेगेटिव स्लोगन की तरफ चले जा रहे हैं, इसमें सेक्रेटरी दलित नहीं है, इसमें वो नहीं है, वो कास्ट ओरिएंटेड, रिलीजन ओरिएंटेड, वो सब बातें जो चलती हैं भारत के अंदर। क्योंकि अब पॉपुलेशन जो है 65% पॉपुलेशन 30 साल से नीचे की है, उसके अंदर ये सब चीजें चलती नहीं है। तो राहुल गांधी फ्यूचर में एक्सेप्टेबिलिटी, उम्र उनके साथ है, 55 साल के हुए हैं वो भी, 10 साल और उनके, कुछ लगता है कि मोदी जी तब तक 85 के हो जाएंगे, 86 के हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए ये कि उनको बताना पड़ेगा कि मोदी के मुकाबले पास उनके पास आर्थिक और सामाजिक और कल्चरल एजेंडा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।